को ही गाली देते हैं और उसको ही बुरा भला कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो धार्मिक जो नुकसान है भारत को मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा मिला, सबसे ज्यादा झेलना पड़ा। और इसी का नतीजा ये है कि आज भारत में हिंदुओं की आबादी जो है वो पहले की तुलना में कम होती जा रही है। और आज भी हमारे पास मुगल सोच यानी कि ये इस्लामिक सोच और ये धर्म परिवर्तन वाला सोच जो है आज भी हमारे बहुत सारे लोगों पर हावी है। सिर्फ चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म में ऐसी सोच जो है आपको मिल जाएंगे, कम ही मिलेंगे लेकिन ऐसे सोच मिल जाएंगे। तो हमें इन सारे चीजों को पहचानना होगा, समझना होगा, जानना होगा। हमें ये सारा कुछ समझना होगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फिर उसके आधार पे अपना तर्क बनाना होगा। ये कह देना कि इसने पंचमहल बनवा दिया, इसने आगरा का किला बनवा दिया, इसने जोधाबाई का महल बनवा दिया, तो इसने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। उसने जो बनवाया था वो इसलिए बनवाया था और किस लिए बनवाया था वो सबको पता है। लेकिन वो अगर भारत में आया था तो भारत को लूटने आया था। कोई किसी पर कब्जा अगर करता है तो इसीलिए करता है, नकारात्मक तौर पे इसीलिए करता है कि वो उसको लूट सके। और भारत में बहुत सारी ऐसी संपदा, सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत पर अगर कोई शासक आया, चाहे वो मुगल आए यानी कि मुस्लिम आए, धर्म परिवर्तित मुस्लिम आए, चाहे मुगल तो खुद धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने थे, चाहे वो धर्म परिवर्तित मुस्लिम आए, चाहे वो ईसाई वाले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आए, जिसने भी भारत पर अपना आक्रमण किया, अपना शासन चलाया, उसने भारत को लूटा है। कोई वो भारत को देने के लिए नहीं आया था, भारत से लेकर गया और थोड़ा बहुत बस उदाहरण के तौर पर दे गया। और आज हम लोग, बहुत सारे लोग और कुछ लोग जो है इसी की वाहवाही करते हैं कि मुगलों ने ये दे दिया, मुगलों ने वो दे दिया। मुगल क्या लेके गए और क्या खराब करके गए, इन सारे चीजों का अगर लेखा जोखा किया जाए तो ये सब चीज तो मतलब ही नहीं रखता, इसकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर यही है, यही कहना चाहेंगे कि मुगलों का शासन जो था वो भारत के लिए एक काला अध्याय था। मुगल ने ही यहाँ के बहुत सारे मंदिरों यानी कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा, सिखों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा, बहुत सारी चीजों को तोड़ा और उसके ऊपर इस्लामिक मस्जिद और अलग अलग चीजों की स्थापना की। और उसका एक बेहतरीन उदाहरण अभी की बात करें, आज के समय की बात करें तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की बात आती है। और बाबरी मस्जिद की अगर बात आती है तो यहाँ पर चूंकि बाबर का नाम आया तो बाबरी मस्जिद की भी बात कर लेनी चाहिए कि इसी बाबर के नाम से राम मंदिर को तोड़कर यानी कि हिंदू मंदिर को तोड़कर मुगल अंपायर, मुगल शासन में वहां पर उसी के ऊपर एक मस्जिद बनाया गया था जिसका नाम बाबरी मस्जिद इसी बाबर के नाम पर रखा गया था। फिर अब जाकर वर्ष 2024 में जाकर उसका पुनः स्थापना हुआ था, पुनः स्थापना हुआ उस राम मंदिर का। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी मुगल एम्पायर से जुड़ती है और जहां पर पता चलता है कि मुगलों ने हमारे देश को किस किस तरीके से हानि यानी कि नुकसान यानी कि लॉस पहुंचाया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्विक रिकॉल की, पूरे चैप्टर को जानते हैं इन कुछ बिंदुओं के तहत। पहला, द मुगल वेयर द लास्ट पावरफुल डिसेंडेंट ऑफ द मंगोल। मंगोल के जो आखिरी शक्तिशाली जो उत्तराधिकारी जो थे, जो आखिरी वंशज थे या उत्तराधिकारी की बात कर लें तो वो मुगल थे। मुगल ही जो थे वो आखिरी मजबूत वंशज थे मंगोल के, क्योंकि मुगल जो थे वो मंगोल यानी चंगेज खान और तैमूर वाले विरासत से, तैमूर वाले डीएनए से आए थे। और जो लोग खुद में मुस्लिम नहीं थे, जो लोग खुद में दूसरे धर्म के थे, और ये लोग धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने थे मुगल। बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह सूरी रूलर ऑफ बंगाल बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना शेर शाह सूरी जो कि बंगाल का शासक था उसने करवाया था। अकबर कॉन्सोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। अकबर ने मुगल एम्पायर, मुगल शासन को सही तरीके से पुनः स्थापित और अच्छे तरीके से उसको समन्वित किया। ही डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी युद्ध हुई जिसमें उसने हेमू को हरा दिया। आज के समय में पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है, हरियाणा राज्य में आता है। अकबर इज नोन फॉर हिज फ्रेंडली पॉलिसी विद द राजपूत
अकबर जो है वो जाना जाता है राजपूत यानी हिंदुओं के साथ एक मित्रतापूर्ण नियम नीति के कारण और न्यू रिलीजन दीन इलाही, उसने नया धर्म दीन इलाही बनाया जिसके कारण से भी वो जाना जाता है। 9 जेम ऑफ हिज कोर्ट, जो उसके 9 रत्न भी थे उसके कोर्ट में, और मनसबदारी सिस्टम भी उसी ने लागू किया था। इसके कारण से अकबर की एक अलग पहचान, अकबर की एक पहचान है। अकबर भी मुगल शासक था। शाहजहां रूल इज नोन फॉर द ग्रेट बिल्डिंग ताजमहल। अब यहीं पर बात आ जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट बिल्डिंग। मुगलों के शासन के जो स्क्रिप्चर हैं उसको अगर हम ग्रेट बोलेंगे, अगर ग्रेट बिल्डिंग बोलेंगे, तो ये अपने आप में पता चलता है कि हम लोग की जो सोच है या फिर जो लिखा है या फिर जो सोचता है ऐसा, उसकी भी सोच जो है वो कहीं ना कहीं गुलाम या फिर वही मुगलिया सोच है। लेकिन लिखा हुआ है तो पढ़ते हैं। शाहजहां रूल इज नोन फॉर द ग्रेट बिल्डिंग ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट। शाहजहां के रूल में ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किला की स्थापना, लाल किला को बनवाया गया था। लेकिन यहाँ पर यह भी अभी विरोधाभास है और यह भी अभी तर्क दिया जाता है कि ये तीनों के तीनों जो है, चाहे वो ताजमहल की बात कर लें, चाहे वो जामा मस्जिद की बात कर लें, चाहे वो लाल किला की बात कर लें, ये सारे जो है ये हिंदू मंदिर या हिंदू दैविक स्थल को तोड़कर या उसके ऊपर बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रेट बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो क्या कह सकते हैं। आगे, मुगल रूल डिक्लाइंड ड्यू टू लैक ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन। मुगल रूल जो है वो इसलिए डिक्लाइन कर गया, इसलिए वो गिरता चला गया क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ सक्सेशन यानी कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, किसको अगला दायित्व मिलेगा, ऐसा कोई नियम क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था। रिजिड रिलीजियस पॉलिसी भी बहुत कठोर था कि अपनाना है, मानना है तो इस्लाम मानो, नहीं तो फिर दुनिया को छोड़ो। ये वाली पॉलिसी थी जो औरंगजेब के समय में चरम सीमा पे थी। और इनएफिशिएंट रूलर आफ्टर औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा सक्षम रूलर, सक्षम शासक नहीं था, जिसके कारण से मुगल शासन जो है वो खत्म हो गया। द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज लैंड रेवेन्यू इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में, मुगल शासन में, मुगल काल में जो सबसे बड़ा स्रोत पैसे का था वो लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीन से पैसा आता था, जमीन के फसल से पैसा आता था। जब्त रेवेन्यू सिस्टम वाज बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ लैंड। जो जब्त रेवेन्यू सिस्टम था, जो जब्त एक सिस्टम था रेवेन्यू का, पैसे का एक सिस्टम था जहां पर पैसे का कैलकुलेशन किया जाता था लैंड यानी कि जमीन और जमीन पे उगने वाले फसल के आधार पर। सेवरल अदर ऑफिसर हेल्प्ड सुल्तान इन एडमिनिस्ट्रेशन। सुल्तान के अलावा यानी कि शासक के अलावा बहुत सारे अन्य कर्मचारी जो थे वो मदद करते थे, सहायता करते थे शासन चलाने में। खत्म हो गया हम लोगों का ये चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 अध्याय 4 मुगल शासन यानी कि मुगल साम्राज्य, अंग्रेजी में कहें तो द मुगल एम्पायर। अब हम लोग सवाल पर आते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं, प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी हैं, वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में भी हैं, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी है। ये आपको करने हैं। ये हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे ये उसी पर आधारित है जो हम लोगों ने इस चैप्टर में किया है, इस अध्याय में किया है। तो आप लोग इसको करें और कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी प्रश्न आता है मन में या फिर कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक एक करके आप इसको करें। पहले वाले में जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ऐसे 5 प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको 4 में से जो सही है उसको टिक करना है। दूसरे वाले में फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 6 प्रश्न है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह को आपको भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आगे आगे ट्रू और फॉल्स, इसमें 5 प्रश्न है। ये 5 क्वेश्चन देखें, पढ़ें और बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है। जो सही है उसको ट्रू लिखे, जो गलत है उसको फॉल्स लिखे। इसके आगे हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न है, इसमें आपको एक एक लाइन में एक एक सेंटेंस में उत्तर देना है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें 2 से 3 सेंटेंस में उत्तर देंगे
जहां पर 5 प्रश्न है, चाहे वो दीन इलाही के बारे में पूछा गया हो, चाहे वो शाहजहां के बारे में पूछा गया हो, चाहे वो अकबरनामा के बारे में पूछा गया हो, इसके बारे में लिखना है 2 से 3 लाइन में, 2 से 3 वाक्य में, सेंटेंस में। फिर हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पैराग्राफ में, यानी कि 4-5 लाइन में, 4-5 सेंटेंस में, 4-5 वाक्य में, 4 to 5 सेंटेंस में आंसर देना है। चाहे वो अकबर के रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पूछा गया हो, चाहे वो अकबर के राजपूत पॉलिसी के बारे में पूछा गया हो, चाहे वो मुगल एम्पायर के अकबर के कंसोलिडेशन के बारे में पूछा गया हो, चाहे वो अकबर के द्वारा बनाए गए बिल्डिंगों के बारे में पूछा गया हो, ये सारे प्रश्न को आपको एक पैराग्राफ में, यानी कि 4 से 5 सेंटेंस में, 4 से 5 वाक्यों में उत्तर देना है, इसका उत्तर देना है। इसके बाद आते हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज। यहाँ पे क्रिएटिव एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तो ये है भारत का, अभी के भारत का नक्शा, 1947 के बाद के भारत का नक्शा, यानी कि स्वतंत्र भारत जो 1947 में अंग्रेजों के शासन के बाद हुआ था, उस पर कुछ 2 एक्टिविटी दिए गए हुए हैं, इसको करना है। पढ़ देते हैं क्या एक्टिविटी है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेज कॉन्कर्ड बाय अकबर एंड शो दीज ऑन अ मैप इन इंडिया। ये भारत का मैप है, या फिर आप अलग से भी मैप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा, स्टेशनरी के दुकान पे, पुस्तक के दुकान पर मिल जाएगा, वो मैप लीजिए और मैप में बताइए कि अकबर के शासन में कौन कौन सा प्लेस जो था, कौन कौन सा जगह, कौन कौन सा स्थान जो था, वो उसके शासन में, उसके शासक, वो उसके शासन काल में उसके अंतर्गत था। अकबर के शासन काल में कौन कौन सा भारत का स्थान जो था वो अकबर के शासन काल में था, वो आपको इस भारत के मानचित्र पे बताना है, अंकित करना है, दर्शाना है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इसी मैप पर जो दिया हुआ है, लोकेट एंड सेट द एक्सटेंट ऑफ औरंगजेब एम्पायर। औरंगजेब के शासन को भी इस पर बताना है कि वो एक स्केच मार देना है, मतलब रंग दें या फिर कुछ हाईलाइट कर दें, जो जो जहां जहां औरंगजेब का, यानी कि मुगल एम्पायर, औरंगजेब का शासन था, उस चीज को, और उस चीज को आउटलाइन करना है, उस चीज को लोकेट करना है, शेड करना है, यानी कि उस चीज को आपको दर्शाने हैं। चाहे वो घस कर दर्शा दे, चाहे वो हाईलाइट कर दे, चाहे वो जैसे भी कर दे, बस दिखाना है कि ये जो एरिया था, ये जो स्थान था, ये औरंगजेब के समय, मुगल शासक औरंगजेब के समय में, उसके शासन काल में था, उसके पकड़ में था, उसके जब्त में था वो भारतीय हिस्से। तो इसके साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मुगल एम्पायर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, मुगलों के बारे में समझ लिया, मुगल कौन थे, नूरजहां कौन थी, जहांगीर कौन था, औरंगजेब कौन था, दीन इलाही की हम लोगों ने बात कर ली, शेर शाह सूरी की भी बात कर ली, सब कुछ हम लोगों ने बात कर लिया। तो मुगल एम्पायर हम लोग का इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है, इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म करने से पहले एक चीज और बताना चाहेंगे कि मुगल एम्पायर जो था, यानी कि मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम साम्राज्य जो था, वो भारतीय उपमहाद्वीप में पहले आया, और मुस्लिम साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अंग्रेज साम्राज्य, यानी कि ईसाई साम्राज्य, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर भारत में एक शासन काल आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो, यानी कि अंग्रेज जो थे, ईसाई जो थे, मुस्लिमों के बाद भारत पर आए, भारत को लूटे, भारत को अपने अपने तरीके से। जब हम लोग ईसाइयों की बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ब्रिटिश एम्पायर की बात करेंगे, या फिर कहें तो क्रिश्चियन एम्पायर की बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग जानेंगे कि वो कौन थे। और 1947 तक उन लोगों का शासन काल रहा, और 1947 के बाद भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र हो गया तो आज हम लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष से आगे निकल चुके हैं। तो मुगल एम्पायर जो था, यहाँ पर बस एक ही चीज ये जानना जरूरी है कि मुगल एम्पायर जो था वो पहले आया था, और ब्रिटिश एम्पायर जो था वो इसके बाद आया था। आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। भारत में एग्जिस्टेंस में ब्रिटिश एम्पायर मुगल एम्पायर के फॉल, यानी कि उसके गिरने के बाद, उसके पतन के बाद आया। और इन दोनों के बीच में एक और एम्पायर, या फिर अलग अलग लोगों का जो
भारतीय लोगों का जो लड़ाई हुआ उसमें महाराणा प्रताप की बात हो जाए जो हिंदू थे, या फिर सिखों की बात हो जाए जहां पर हम लोग बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, खालसा पंथ की, इन सारी चीजों की बात करते हैं, तो ये सब भी इन्हीं के शासनकाल में यानी कि मुगलों के शासनकाल में आया था। और मुगलों के बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज 1947 तक का 1947 वर्ष 1947 तक उन्होंने शासन किया, उसने शासन किया और उसके बाद भारत को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में बांटकर चले गए। और फिर आज जो भारत है वो स्वतंत्र भारत जो कहलाता है, उसके हम लोगों ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दूसरे चैप्टर में देखे हैं, या फिर आपको पता होगा कि भारत में कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। ये सब जो है ये स्वतंत्र भारत 1947 के भारत के बाद के हैं। तो यह चैप्टर द मुगल एम्पायर जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में, अगली कक्षा में मिलेंगे तो बात करेंगे किसी और चैप्टर की।